एसेट्स एसेट्स वन में एक मिनट, कौन कौन सा कर लिया था ना। ये सब बता दिया था मैंने, फिक्स एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है। सजल नो सर, सर वहाँ ऊपर इसके ऊपर टॉपिक तक हुआ था, ओनर्स इक्विटी तक का। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ओनर्स इक्विटी में मैंने कल बताया था, अमाउंट द ओनर्स हैव इन्वेस्टेड इन द इक्विटी, ठीक है, कि वो कौन सा अमाउंट है जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ, अपने शेयर्स में, अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेसिकली वो जो अमाउंट है वो जो अपने बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, वो एक तरह से एसेट्स की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो बिजनेस में एसेट्स को कई तरह से डिफाइन किया गया, मतलब एसेट्स को कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं। तो यहाँ अब हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन टाइप के एसेट्स हैं। जैसे यहाँ देखो, इसमें कह रहा है कि द टर्मिनोलॉजी ओनर्स एंटिटी वेरीज विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द, अच्छा किस टाइप का, ठीक है। तो अब एसेट्स की अगर बात करें, तो एसेट्स में कह रहा है द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स possessed by or owning to a person or organization is called assets। उसके बिजनेस में और सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका जो ओवरऑल जो बिजनेस सेटअप किया है, लैंड से लेके, बिल्डिंग से लेके, मशीनरी से लेके, और उसको सेटअप करने में जो उसका कॉस्ट आया, मैन पावर को, और मार्केटिंग, मतलब जितनी भी चीजें उसकी बिजनेस में डे बाय डे चल रही हैं, उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जहां जहां उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, वो सब उसके एसेट्स का पार्ट होगा, ठीक है। वो पैसा, वो सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस से अर्न करके फिर अपने बिजनेस में ही लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब उसके एसेट्स का पार्ट है। तो अगर एसेट्स की अगर बात करें तो कह रहा है कि द इंटायर प्रॉपर्टी, उसकी सारी बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी, द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स possessed by owing to a person or organization is called assets। Assets are valuable resources owned by a business and acquired at a measurable money cost, ठीक है। एसेट्स को हम मेजर भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जैसे वो एसेट्स जो समय के साथ लैप्स नहीं होते। जैसे कुछ चीजें होती है ना, समय के हिसाब से खर्च ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। सपोज करो कि मैंने अगर अपने बिजनेस में अपनी एक नई पहचान बनाई है, तो वो भी मेरा एक एसेट है। जैसे मान लो टाटा की बात करें, टाटा ने अपनी एक पहचान बनाई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो टाटा ने जो अपने काम की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से जो अपनी पहचान बनाई है, वो भी उसका एसेट्स है, ठीक है। लेकिन वो एसेट्स फिक्स एसेट नहीं है। हो सकता है कि 10 साल बाद टाटा का नाम बिल्कुल डूब जाए, ठीक है। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड एसेट, मतलब वो कभी आपका खत्म नहीं हो सकते, वो कभी नुकसान नहीं होगा उन एसेट्स का। तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, कह रहा है विच आर एक्वायर्ड, those assets which are acquired for relatively long period for carrying on the business of the enterprise। किसी बिजनेस को चलाने के लिए ऐसे एसेट्स जो बहुत ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। सच एसेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल, ठीक है। जैसे कि लैंड, लैंड क्या होगा हमारा, फिक्स एसेट्स है। अभी कर ले बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हमारा फिक्स एसेट्स है। प्लांट, जो प्लांट हमने सेटअप यार किया नैन्सी है, तुम बहुत दोस्त हो। हमारा फोन चार्ज हो गया, हर जगह लगा के रखी हूँ ना। सुनो वहाँ लगाओ, वहाँ ये देखो सर पढ़ाना अभी बंद हो जाएगा ना, और वहाँ पे वो लैपटॉप मेरा बंद हो गया। इतने देर से चार्ज ही नहीं हुआ। इतने देर निकाले इतना शोर हैं, क्यों हो रहा है? अपनी कसम बोल रहे हैं, अभी तुरंत निकाले हैं। हर जगह तो खोस के रखी हूँ, यहाँ से हम निकाल रहे। ये किसके साइड से इतना शोर हो रहा था भाई? माइक ऑफ करके लेक्चर लिया करो यार। आई थिंक नैन्सी श्रीवास्तव की तरफ से था। चलो
तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इन सब चीजों में जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, वो भी एक एसेट्स है, वो भी हमारी एक संपत्ति बन गई, ठीक है। तो उस संपत्ति को, उस एसेट्स को वो समय के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। हम जब चाहे उससे फिर कुछ न कुछ पैसा उसको सेल कर, मतलब कुछ न कुछ पैसा उससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी पहले बोला, उसको सेल करके, मतलब मेरी लैंड है, मेरा बिल्डिंग है, उसको हम सेल करके जब भी चाहे पैसा अर्न कर सकते हैं। मतलब वो समय के हिसाब से वो मतलब खराब नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमें पैसा फ्यूचर में भी रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सच एसेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल। रीसेल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस के लिए उसको बेच देते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए उसको बेचते नहीं है। ये ऐसे एसेट्स से हम बिजनेस करते हैं, ऐसे एसेट्स का यूज करके हम बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको रीसेल कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है, उसको हम सेल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए क्या है, ये फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ देखिए कह रहा है these assets are also termed as floating or circulating assets. Such assets are acquired with the intention of converting them into their value constantly. The essential difference between current assets and fixed assets is that the current assets are held essentially for a short period. Current assets are held essentially for short period, and they are meant for converting into cash, like unsold stock, debtors bills, receivable, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। ये सारे क्या हमारे करंट एसेट्स हैं। मतलब ऐसे एसेट्स, करंट एसेट्स आर हेल्ड इसेंशियली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ऐसे एसेट्स जो बहुत कम समय के लिए हमारे साथ रहते हैं। जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपया कैश रखा हुआ है, तो वो पैसा डेफिनेटली, पैसा कैश के फॉर्म में मेरे पास हो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में अगर बैंक बैलेंस है प्रॉपर, तो वो भी, अगर बैंक बैलेंस है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि वो कैश के फॉर्म में है, उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर वो मैंने लैंड के फॉर्म में रखा हुआ है, तो क्या जब मैं चाहूँ, मुझे अगर आज पैसे की जरूरत पड़ गई, मान लो मेरे 20 लाख की जमीन है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, क्या मैं जमीन को बेच कर 10,000 रुपया लूंगा? नहीं ना, ये तो बेवकूफी होगी ना। तो वो करंट एसेट्स नहीं कहलाएगा। लेकिन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमारे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास होते हैं, जैसे कि जिनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सके। दे आर मीन फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, जिनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे सपोज कर मैंने शेयर परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो जब मैं चाहूँ अपने शेयर बेच सकता हूँ, लेकिन जब मैं चाहूँ तो अपनी जमीन, अपनी कंपनी नहीं बेच सकता हूँ। जमीन और कंपनी बेचने का बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमारे फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर मैंने कोई शेयर परचेज किया हुआ किसी कंपनी का, तो शेयर में जाऊँ, जब चाहूँ तब सेकंडों में बेच सकता हूँ, और बेचते ही वो कैश के फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। वही कह रहा है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, एंड दे आर मीन फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, और इनको हम इजिली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है, डिवेटर्स बिल हो गया, और रिसीवेबल बिल हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कैश हो, ठीक है। तो ये सारे, ये ऐसे एसेट्स जो जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे हमारा शेयर है, हमारे पास मेरे हाथ में पैसे हैं, या मेरे बैंक बैलेंस प्रॉपर है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ऐसे एसेट्स जिनको हम करंट एसेट्स कहेंगे। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे रखे हैं, मेरे पास कैश के फॉर्म में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पैसे रखे हैं, मैंने बहुत सारे शेयर भी परचेज कर रखे हैं बहुत अदर कंपनियों के, तो ये सारे के सारे जो संपत्ति है मेरी, ये जो एसेट्स है, ये करंट एसेट्स कहलाएगी। लेकिन मेरी कंपनी का खुद का जमीन, मेरी कंपनी की खुद का बिल्डिंग, मेरी कंपनी की खुद की मशीनरी, ये सारी चीजें क्या होंगी, मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। और ये जो अभी हमने पढ़ा कि जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जिनको हम इजिली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में हमारे पास हैं, वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट है
फिक्स्ड एसेट्स, इसमें क्या है कि ऐसे एसेट्स जैसे कि assets of no real value but includes in the balance sheet for legal or technical reasons। जैसे कि अगर हमने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट में कहीं बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, ठीक है, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए जैसे होता नहीं कि हम कोई प्लांट सेटअप करते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो पॉलिटिशियंस को बहुत सारे पैसे देते हैं कि हमारा कहीं काम ना रुके, हमारी कहीं फाइल ना रुक जाए, या फिर हमारा कोई पेपर वर्क है मतलब पेंडिंग ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी कंपनी को सेटअप होने में प्रॉब्लम हो, और इसे हमें अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने बैलेंस शीट में टेक्निकली मेंशन करनी होती हैं, बट लेकिन क्या है, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, लेकिन इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। ऐसे एसेट्स जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, मतलब ये एसेट्स आपके किसी काम, मतलब ऐसे डायरेक्ट वे में किसी काम नहीं आने वाले, मतलब आपने जो पैसा खर्च कर दिया है लोगों को क्या बोलते हैं घूस देने में कि आपका कंपनी का सेटअप प्रॉपर हो जाए, कहीं पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आपने वहाँ के जो डेवलपिंग अथॉरिटी है उसको कुछ घूस दे दिए, ठीक है। मान लिया आपने लैंड एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करते समय बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो आपने वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की उनको कुछ घूस दिया ताकि मतलब क्या बोलते हैं आपके लैंड परचेज करने में, आपका ओवरऑल सेटअप करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जो नॉर्मली होता नहीं, हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करने जाते हैं तो अगर जिनकी जमीन हम लेते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, अगल बगल गांव वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। छोटे मोटे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए रियल वैल्यू नहीं देते हैं, जो हमारी संपत्ति में एक तरह से काउंट नहीं होंगे। एसेट्स ऑफ नो रियल वैल्यू, ऐसे एसेट्स जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, नो रियल वैल्यू, ठीक है, बट इंक्लूड इन द बैलेंस शीट, लेकिन हम इनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं फॉर लीगल और टेक्निकल रीजंस। जैसे अगर हमने कहीं खर्च किया है, अगर मैंने किसी को घूस ही दिया है, तो हम अपने बैलेंस शीट में ये नहीं मेंशन करते हमने किसी को घूस दिया, हम उसमें ये मेंशन करते हैं ड्यूरिंग द लैंड एक्वायर वी एक्सपेंस दिस अमाउंट, ठीक है। तो ताकि उससे ये हो कि हाँ हमने भी ये अमाउंट अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए खर्च किया। तो ये हमारा कहलाता है fictitious assets। नेक्स्ट हमारे टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम हाथ से छू सकते हैं और ऐसे एसेट्स जिनको हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि मैंने कुछ अलग तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया, बहुत अलग तरह का एक नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पेटेंट होगा मेरे लिए, थर्ड ईयर सॉरी फाइनल Yes, ईयर, sir. ये वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पेटेंट होगा अगर हम कोई ऐसा नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाते हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ने अभी तक बनाया नहीं, किसी ने सोचा नहीं, मैंने उसको इजाद किया, मैंने उसको इन्वेंट किया है, तो मेरे लिए पेटेंट हो जाएगा वो। पेटेंट समझते हो ना क्या होता है? हेलो, No, sir. No, sir. नहीं समझते। पेटेंट नहीं जानते एक्चुअली। आपने जैसे देखा होगा, अच्छा जैसे कि जैसे एंड्रॉयड की बात कर लो, ठीक है। एंड्रॉयड को किसने खोजा था, किसने इजाद किया एंड्रॉयड? एंड्रॉयड किसने इजाद किया, किसने इन्वेंट किया एंड्रॉयड को? फाइनल ईयर, एंड्रॉयड किसने इन्वेंट किया, किसने खोजा एंड्रॉयड को, किसने बनाया एंड्रॉयड? हाँ सर गूगल। हाँ गूगल ने बनाया, ठीक, वेरी गुड, गूगल ने बनाया, गूगल ने बनाया, ठीक है। गूगल नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, गूगल नहीं बनाया, मेजर पार्ट उसमें गूगल का है, गूगल को मान लो, ठीक है। नो सर, वो अच्छे सर ओपन हैंड्स एंड एलियंस है सर, उसका है। अरे भैया एक मिनट के लिए मान लो, मैं समझाना चाहता हूँ कुछ, मान लो गूगल ने बनाया, ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं, मान लो गूगल ने बनाया है, ठीक है। तो अगर गूगल ने बनाया है तो जो भी मोबाइल कंपनियां एंड्रॉयड को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगी वो गूगल को कुछ पैसे देंगी?
वो गूगल की बनाई हुई सॉफ्टवेयर या गूगल की बनाए हुए ओएस को यूज कर रही हैं। जैसे हम विंडोज यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी हम क्या बोलते हैं जेन्युइन विंडो यूज करते हैं, उसके लिए हम विंडो माइक्रोसॉफ्ट को पैसे पे करते हैं। यस सर। क्यों क्यों पे करते हैं? जेन्युइन। क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और किसी को हम पे नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से ही परचेज करेंगे उस विंडो को, उसके बदले माइक्रोसॉफ्ट को पैसे पे करेंगे, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट है। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रोसॉफ्ट का एसेट्स है। यस सर, माइक्रोसॉफ्ट का एसेट है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जैसे हमारी गुडविल हो गई। जैसे मैंने थोड़ी पहले आपको एग्जांपल बताया कि टाटा ने अपनी बड़ी अच्छी इमेज बनाई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो टाटा का ये जो बिजनेस करने का तरीका था, जिसकी वजह से उसने एक अपनी इमेज बनाई, एक अच्छी पकड़ बनाई है मार्केट में, ये इमेज आगे आने वाले 10 सालों में गिर भी तो सकती है। यस सर। तो लेकिन जो आज ये गुडविल बना रखा है टाटा ने, ये टाटा का एसेट्स है ना एक तरह से देखा जाए तो। अगर अगर मेरा मार्केट में बड़ा अच्छा रुतबा है, लोग मुझे बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तो ये क्या है, मेरी संपत्ति एक तरह से। ये मैंने कमाया है अपनी मेहनत से। ये जो मैंने मान सम्मान पाया लोगों से, मैं अपनी मेहनत से पाया है। समझ रहे हो मतलब? तो ये भी क्या, ये एसेट्स है, मेरे लिए एक संपत्ति है। लेकिन ये ऐसी संपत्ति जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ही कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। तो वही यहाँ एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल में कह रहा है, टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं। जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। एसेट्स हैविंग देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी अपनी खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसको हम टेंजेबल एसेट्स कहेंगे। एसेट्स हैविंग देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड्स, कैश, ये सारे क्या हैं, ये हमारे टेंजेबल एसेट्स हैं। तो इनटेंजेबल एसेट्स क्या होंगे? इनटेंजेबल एसेट्स can not be normally solely in the open market since they are not having any physical existence. It means goodwill, patent, trademarks, prepaid expense, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स हैं। अच्छा, आप लोग देखते होंगे, जो हम लोग कोला पीते हैं, जो बॉटल वाली कोला आती है, कोला के ऊपर एक ढक्कन लगी होती है, जिसको हम ओपनर से ओपन करते हैं। यस सर। ठीक है, वो जो कैप बनाया गया है, वो किसी बंदे ने उसका आविष्कार किया था, उस तरह की कैप का, ठीक है। बॉटल को कैपिंग करने के लिए हम उस तरह के ढक्कन को भी यूज कर सकते हैं। ये किसी जिसने इन्वेंट किया था, वो आज भी रॉयल्टी लेता है। रॉयल्टी जानते हैं ना, रॉयल्टी? यस सर। रॉयल्टी ऐसे मान लीजिए, आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स की कोई बुक है, किसी फॉरेन राइटर ने लिख रखी है, हरन बेकर ने लिख रखी है, ठीक है। तो हरन बेकर को जितनी कॉपी सेल होंगी कंप्यूटर ग्राफिक्स की, उसकी रॉयल्टी जो है इनको हरन बेकर को मिलेगी, ठीक है। तो वो उनका क्या है, उनका पेटेंट है एक तरह से, जितनी बुक सेल होंगी उसका कुछ परसेंट उनको भी हैंड ओवर होगा। तो ये जो एसेट्स उन्होंने कमाया, किताब को लिख करके, और उस किताब में जो कंटेंट है, उस क्वालिटी है, उस क्वालिटी की वजह से जो उनके बुक की गुडविल बनी हुई है, उनके किताब की जो गुडविल है, उस गुडविल की वजह से वो सेल हो रही है, उसकी वजह से एसेट्स बन रहा है। तो यहाँ पे वो गुडविल क्या होगा, उनका एक ऐसा एसेट्स है जो कि इनटेंजेबल एसेट्स है, ठीक है। और वो अपने गुडविल की वजह से कैश बना रहे हैं, तो वो कैश क्या हो जाएगा, टेंजेबल एसेट्स हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिक्विड एसेट्स। अटेंडेंस बीच बीच में लेते रहना, ठीक है। जो मैक्सिमम अटेंडेंस होगी वो मुझे भेजना। जैसे अभी 21 है, ठीक है, हो सकता हो किसी का डिस्कनेक्ट हो गया हो, फिर वो कनेक्ट करे तो 23 हो जाए। तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो मैक्सिमम अटेंडेंस होगी वो भेज देना मुझे। नेक्स्ट हमारा लिक्विड एसेट्स।
लिक्विड एसेट्स का मतलब है एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश लाइक बैंक अकाउंट्स। तो जो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है तो, और मेरे पास मान लीजिए 30 लाख रुपए की जमीन है, तो क्या मैं अपनी उस 10,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए जमीन बेच पाऊंगा? नहीं सर। यार मुझे उस जमीन को बेचने में भी बड़ा दुख होगा, मतलब मैं चाहूंगा ही नहीं कि मैं अपने 10,000 की जरूरत पूरा करने के लिए मैं अपने 30 लाख की जमीन को बेच दूं। समझ रहे कहने मतलब? यानी अब मैं मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, अगर मैं जमीन बेचना भी चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं जमीन बेचना भी चाह रहा हूँ, मैं जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया, तो क्या जमीन तुरंत बिक जाएगी? अगर मुझे आधे घंटे के अंदर पैसे चाहिए, मुझे आधे घंटे के अंदर पैसे चाहिए 10,000 रुपए, या मुझे आधे घंटे के अंदर 20 लाख रुपए चाहिए, तो क्या मैं 20 लाख रुपए की जरूरत मैं अपनी जमीन बेच के तुरंत पूरी कर पाऊंगा? आधे घंटे में कैसे सेल हो जाएगी नो जमीन सर। यार? जमीन बेचने में कई महीने टाइम लगते हैं, लोग आएंगे देखने के लिए, निगोशिएट करेंगे, कोई तैयार होगा कोई नहीं तैयार होगा, ठीक है, 10 तरह की चीजें होती है जमीन को बेचने में, ठीक है। तो मैं आधे घंटे में अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता हूँ जमीन से, मैं जमीन को बेच नहीं सकता हूँ। तो जमीन जो है वो लिक्विड एसेट्स नहीं कहलाएगा। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स कहलाते हैं जो आसानी से हमें कैश दे दे, जो आसानी से हमें कैश के फॉर्म में पैसे दे दें, ठीक है। तो आसानी से हमें कैश दे दें, तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो लिक्विड एसेट्स हैं? जैसे हमारे बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए है तो हम चाहे तो 10,000 निकाल लें, चाहे 1,000 निकाल लें, चाहे 30 लाख निकाल लें, ये हम इजिली निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। तो उसमें लिक्विडिटी क्या है? बहुत ज्यादा है उसकी। लिक्विड क्या होता है? पानी, जिसमें प्रवाह होता है। तो ऐसे धन, ऐसे पैसे जिसमें प्रवाह हो, जिनको हम आसानी से फ्लो करा सकें, ठीक है। जमीन भी एक एसेट्स है, लेकिन उस एसेट से हम कैश को आसानी से फ्लो नहीं करा सकते हैं। कैश को फ्लो कराने में, यानी कैश कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो लिक्विड एसेट्स नहीं कहलाएगा। ऐसे एसेट्स जिनको हम आसानी से कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, लोग नॉर्मली बहुत सारे बिल परचेज करते हैं, बहुत सारे क्रेडिट ये केसीसी क्या बोलते हैं, किसान विकास पत्र परचेज करते हैं पोस्ट ऑफिस से। जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 का किसान विकास पत्र खरीदा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने 50,000 का किसान विकास पत्र खरीदा, मैंने 9 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं जब चाहूं तब उस पैसे को मैं कैश करा सकता हूँ। वो अलग की बात है, मुझे 50,000 ना मिलकर कुछ कम मिलेंगे, लेकिन वो जब चाहूं मैं कैश करा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो रिसीवेबल बिल्स है, रिसीवेबल बिल्स जो होते हैं वो भी हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं। बैंक अकाउंट्स हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनसे हम आसानी से कैश बना सके, जिनको हम आसानी से पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो एसेट्स हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं। कह रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन हैंड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स अभी हमने पढ़ा था, देखिए करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में क्या क्या था? अनसोल्ड स्टॉक, डिबेटर्स बिल्स, रिसीवेबल बिल्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। तो करंट एसेट्स क्या है? एक तरह से करंट एसेट्स हमारा क्या है? लिक्विड एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स में देखिए वो ऐसे एसेट्स जैसे थोड़ी देर पहले मैंने गुडविल वाली बात बोली थी, जैसे टाटा ने अपना गुडविल बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो गुडविल ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी बना रहेगा, कि बना रहेगा? नहीं सर। हो सकता हो कि यार इस सत्यम एक कंपनी थी, आप सभी जानते होंगे, नाम सुना आपने? सत्यम एक आईटी की कंपनी थी, वो डूब गई, बंद हो गई, ठीक है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा गुडविल था अपने टाइम में, लेकिन वो गुडविल खत्म हो गया ना, कंपनी तो खत्म हो गई ना, तो जो उसका गुडविल था तो खत्म हो चुका, वेस्ट हो चुका। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो समय के हिसाब से खत्म हो जाते हैं, जो समय के हिसाब से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हमारा गुडविल है, हमारा कॉपीराइट है, हमारा पेटेंट है। जैसे बोलते नहीं ये मेरा कॉपीराइट है, मेरे अलावा कोई काम ये नहीं कर सकता है, ठीक है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। पेटेंट भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीजें जो है समय के हिसाब से अपने आप लैप्स हो जाती हैं। तो ऐसे एसेट्स जो ऑटोमेटिकली, ऐसी मेरी ऐसी संपत्ति जो अपने आप समय के साथ खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो यहाँ देखिए वेस्टिंग एसेट्स में क्या रहा है,
वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स which have a limited life, which have a limited life, एक मिनट, which have a limited life, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, which have a limited life and therefore decreases in value over time, और ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ उनकी वैल्यू गिरती चली जाए. A waste assets is often used until there is nothing left. वेस्ट एसेट्स को हम तब तक यूज करते रहते हैं जब तक हमारे पास सब कुछ खत्म ना हो जाए. ए वेस्टिंग एसेट्स इज आल्सो रिफर्ड एज अ कंज्यूम्ड एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. वेस्टिंग एसेट्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू. ठीक है, तो जो हमारे वेस्टिंग एसेट्स हैं इनको हम रिसाइकल की तरह नहीं यूज कर सकते कि हमारे पास जो वेस्टिंग जो हमारा एसेट्स पहले था वो वेस्ट हो गया तो उसको हम रिसाइकल करके दोबारा से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, दोबारा से पैसा कमाने के लिए उसको यूज कर सके. नहीं, इसको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं. सम एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स आर नेचुरल गैसेस. नेचुरल गैसेस जैसे सपोज करिए जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, ये जो गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती है, ये गैस इंडिया में जहां से भी निकलती होगी, तो वो गैस जो है, वो जो नेचुरल गैस जहां से निकल रही है जिससे हम सिलेंडर में बॉटलिंग करके लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, वो गैस हमारी इंडिया का एसेट्स है. वो किसी पर्सन का एसेट्स नहीं है, हमारी कंट्री का एसेट है. यस सर. जो भी क्रूड ऑयल या भी जो भी नेचुरल गैसेज हमारी इंडिया में जहां से भी निकलती हैं जमीन से, वो सारी की सारी चीजें, ये जो नेचुरल गैसेज है, क्रूड ऑयल्स हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओर्स कह लें, बहुत सारे ओर हैं, कोल है, जितनी चीजें हम जमीन से निकाल रहे हैं, माइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे कंट्री के एसेट्स है. ये हमारा एसेट्स नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का एसेट्स नहीं है, किसी इंडिविजुअल का एसेट्स नहीं है. ये कंट्री का एसेट्स है, हमारे देश की संपत्ति है. तो क्या ये देश की संपत्ति हम सारी जिंदगी बनी रहेगी जिस तरह से हम खर्च कर रहे हैं? नो सर. ये समय के साथ में खर्च होगी ना. तो ऐसे एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. जो नेचुरल गैसेज हम सिलेंडर में भर के यूज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर खत्म, गैस खत्म, उसको हम रिसाइकिल थोड़ी कर पाएंगे अब. ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरह से वेस्टिंग एसेट्स है. जो हम क्रूड ऑयल अपनी गाड़ियों में भर के गाड़ी चला रहे हैं, वो तो तेल ट्रांसफॉर्म हो गया पोल्यूशन के फॉर्म में. उस पोल्यूशन को हम ऑयल के फॉर्म में थोड़ी कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, कोल हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, और स्टील हो गया. स्टील तो खैर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम. और कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. ये सारी चीजें क्या है, हमारी वेस्टिंग एसेट्स है. मतलब इन एसेट्स को हम लिमिटेड लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं और इनको तब तक यूज करते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते हैं. और अगर एक लैप्स हो जाते हैं तो उनको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में कह रहा है these are those assets which are acquired for relatively long period for carrying on the business of the enterprise. Such assets are not meant for resales. एक मिनट, फिक्स एसेट्स तो हमने कर लिया ऑलरेडी. चलो खैर कोई नहीं, फिक्स एसेट्स ऊपर कर लिया हमने, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है, अक्रूड लायबिलिटीज. ठीक है, अक्रूड लायबिलिटीज में क्या है, इसमें देखिए कह रहा है अक्रूड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट. अच्छा, लायबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं कि हमारी क्या देनदारी है, हमें क्या देना है. ठीक है, हम दूसरों को क्या देंगे. ठीक है, तो अक्रूड लायबिलिटीज क्या है, अक्रूड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस और ऑब्लिगेशन incurred in the previous accounting period, but the payment for the same will be made in the next period. मतलब हम अपने जो बेसिकली अभी जितने हम टर्म पढ़ रहे हैं, एसेट्स रिलेटेड, लायबिलिटीज रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी की सारी चीजें अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करनी है. तो बैलेंस शीट में मेंशन जब हम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में उसका क्या मतलब है, क्यों यूज कर रहे हैं. तो एक टर्म और
एक्रूड लायबिलिटी, इसको भी हम यूज करते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो इसका मेन मतलब, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, अच्छा हर बिजनेस का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो सपोज करिए हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो सपोज करो मैंने 31 तारीख को कोई ऑर्डर प्लेस किया 31 मार्च को, जो कि फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल लास्ट डेट है। मैंने 31 मार्च को कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, लेकिन ऑर्डर तो तुरंत डिलीवर होगा नहीं। मान लो वो 10 अप्रैल को डिलीवर हुआ, तो वो ऑर्डर डिलीवर हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पेमेंट नहीं किया, क्यों? जब तक ऑर्डर नहीं प्लेस होगा हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो हम पेमेंट कब कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो करंट फाइनेंशियल ईयर में प्लेस किया था। तो वही कह रहा है, एक्रूड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस और ऑब्लिगेशंस। ये उन खर्चों को प्रदर्शित करता है, उन खर्चों को रिप्रेजेंट करता है incurred in previous accounting period। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो पिछले साल का 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में हम मेंशन करेंगे उस खर्चे को कि हम इतने 2 लाख रुपए का हमने ऑर्डर प्लेस किया है, बट द पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड इन द नेक्स्ट पीरियड। लेकिन उसका पेमेंट हम कब कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। सबको क्लियर है ना ये चीज? एक्रूड लायबिलिटीज क्या होता है? इसमें कह रहा है, इन मेनी केसेस वेयर पेमेंट आर मेड पीरियोडिकली सच एज वेजेस, रेंट एंड सिमिलर आइटम्स। जैसे सपोज करिए हम लोग अपना टैक्स देते हैं, ठीक है, हम लोग से बोला जाता है कि आप 31 मार्च तक, ठीक है, हम लोग से बोला जाता है, मार्च में ही बोल दिया जाता है कि आपने जैसे मार्च खत्म ही नहीं होता, हम लोग उसे कॉलेज में बोल दिया था 10 मार्च तक आप जो है आपने जहां जहां जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी पॉलिसी लिया, जो भी खर्च किया है, वो सारी डिटेल आप हमें शेयर करिए, उसका प्रूफ हमें दीजिए, ताकि हम हम आपके टैक्स में जो डिडक्शन होना है उसको मैनेज कर सके। होता नहीं, टैक्स को हमारा टैक्स ना कटने पाए उसके लिए हम ये दिखा देते हैं, हमने इतने इतने रुपए यहाँ खर्च किए, इतना लोन दिया, इतना ये किया, इतना हमने LIC लिया है। तो हम नॉर्मली जो हम मान लीजिए हम अपना जो LIC का पॉलिसी पे कर रहे हैं, आखिरी पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर का, वो 28 मार्च को पे करते हैं, ठीक है, और हमसे कॉलेज वालों ने मांग लिया 10 मार्च को सारी डिटेल, तो हमने मार्च का पेमेंट तो अभी किया नहीं है, मार्च का वो पेमेंट तो अभी किया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब मैं भरता हूँ फॉर्म तो मैं दिखाता हूँ कि हम मार्च में भी इतने हजार की पॉलिसी हम पे करेंगे। बाद में वो अलग की बात है, जैसे ही वो हमारी पॉलिसी के लिए पैसे कटते हैं उसका प्रूफ हम बाद में दे देते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उस करंट फाइनेंशियल ईयर में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन उसका रिसिप्ट जो है हम अप्रैल मंथ मिला के दे रहे हैं। तो ये सारी ये जो लायबिलिटीज है क्या कहलाती हैं? एक्रूड लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट का मतलब होता है जैसे आपातकालीन कह सकते हैं आप इसको। जैसे हर देश जो है, हर कंट्री अपने पास एक कंटीजेंटी फंड भी रखता है, और कंटीजेंटी फंड का मतलब होता है कि आपातकालीन फंड जिसको हम किसी विकट अवस्था में या किसी ऐसी अवस्था में यूज करेंगे जब हम बिल्कुल हमारे पास कहीं से भी कोई स्रोत नहीं होगा। जो RBI होती है, RBI भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI भी अपने पास एक कंटीजेंटी फंड रखती है। उस फंड को रखने का मेन मोटो उसका यही होता है कि जब हमारे पास सारे फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे, सारे गोल्ड खत्म हो जाएंगे, हमारी कंट्री में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब हम बिल्कुल कंगाल हो चुके होंगे, उस समय हम एक कंटीजेंसी फंड को ओपन करेंगे ताकि हम अपने काम को मैनेज कर सकें। ठीक है, जैसे घर में भी देखा होगा आपने, घर की औरतें थोड़ा बहुत पैसा छिपा के रखती हैं, चुपके करके, जब घर में बिल्कुल कंगाली आती, कहीं से कहीं कोई पैसे का स्रोत नहीं रहता, तो वही पैसे काम आते हैं। एक तरह से उस जो घर में महिलाएं जो पैसा चुरा के रखती हैं उसको हम कंटीजेंसी फंड एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो कंटीजेंसी लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी
कंपनी ने फ्यूचर में किसी एक ऐसे इवेंट को फील कर रही है कि ये यार ये घटना हो सकती है हमारी कंपनी के साथ, और इस घटना में, इस इवेंट में मेरी कंपनी के 2 करोड़ रुपए जा सकते हैं, 2 करोड़ रुपए लगाने पड़ सकते हैं कंपनी को, लेकिन वो इंसिडेंस अभी अकड़ नहीं हुआ है। जैसे मान लो किसी कंज्यूमर ने कंपनी के ऊपर केस, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि इस महीने हमने जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में यार हमारे प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट मुझे लग रहा है, और हो सकता है कोई कंज्यूमर कंप्लेन करे, कंज्यूमर फोरम में चला जाए, तो उसके बदले मुझे कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, ये सोच रही है कि हो सकता है 6 महीने बाद कोई कंज्यूमर कंप्लेन करे कंज्यूमर फोरम में, जिसकी वजह से कोर्ट में मैटर चले, तो मुझे उस कंज्यूमर को उसके बदले कुछ पैसे देने पड़ जाए। तो कंपनी क्या करेगी, पहले से ही उस पैसे को अलग रख देगी कि इन पैसे को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भविष्य में जो विकट घटना घटने वाली है, उस घटना में, उस इंसिडेंस में मेरे कंपनी के कुछ पैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को अनुमानित करते हुए वो कुछ पैसे साइड में रख देती है कि ये पैसे मेरे फ्यूचर में लगने वाले हैं, इस पैसे को मैं अपनी आपातकालीन अवस्था में यूज करूंगा, इसको मैं सुरक्षित रख रहा हूं। तो वो जो फंड कंपनी सेफ